हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे मनी चैप्टर को। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में कि आई गिव यू द डिफरेंस बिटवीन द डेप्रिसिएशन एंड अ कैपिटल लॉस। तो डेप्रिसिएशन, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली मीन्स किसी भी एसेट की वैल्यू जब कम हो जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब एसेट की वैल्यू कम होने का मतलब ये नहीं है कि उस एसेट को यूज करके ही कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कार खरीदी, 5 लाख रुपीज उसकी कॉस्ट है। आप शोरूम के बाहर आओगे जैसे ही, क्या उसकी नई जो वैल्यू है वो 5 लाख ही रहेगी? मतलब जब आप उसको बेचते हो साथ के साथ, क्या वो आपको 5 लाख दे देगी? सर्टेनली नॉट। कुछ अमाउंट कम ही होगा। इट कुड बी 4,85,000, 4,90,000। तो मतलब डेप्रीसिएशन तो साथ के साथ चार्ज होनी स्टार्ट हो गई। तो ये होता है मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन। और दूसरा डेप्रीसिएशन का एक इफेक्ट होता है कि हम इसको अपने रिजर्व में से राइट ऑफ कर देते हैं। अब रिजर्व कैसे बनता है इसका? रिजर्व फॉर डेप्रीसिएशन जो होता है बेसिकली, जैसे मान लो आपको लगता है कि एक एसेट की वैल्यू 5 लाख रुपीज है और उसकी 10 साल लाइफ है, तो हर साल आप एक रिजर्व क्रिएट कर दोगे। कितने का? 50,000 रुपीज का। उस 50,000 को 10 साल बाद आप यूज कर सकते हो अपनी एसेट को रिप्लेस करने के लिए। तो ये हुआ डेप्रीसिएशन। मतलब हम डेप्रीसिएशन को कवर अप कर सकते हैं अपने रिजर्व फंड में से, जो भी हमने उसके लिए बनाया होगा। तो ये एक्सपेक्टेड लॉस होता है और इसके लिए हम एक प्रोविजन भी मेंटेन करके रखते हैं। जिन लोगों ने कॉमर्स ली हुई है उनको ये इजीली समझ आ जाएगा दैट व्हाट इज अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब हम बात करते हैं हमारे आज के सेकेंड टॉपिक की, जिसका नाम है कैपिटल लॉस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है बेसिकली, इट इज ऑब्वियसली एज द नेम इज सजेस्टिंग अनएक्सपेक्टेड, है ना। अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, फायर हो गई, वॉर हो गई, थेफ्ट हो गई। तो जो उस टाइम पे फिक्स्ड एसेट्स का लॉस होगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल लॉस। इसके लिए हम कोई प्रोविजन नहीं बनाते, हम इसके लिए करा के रखते हैं इंश्योरेंस। क्या करा के रखते हैं? इंश्योरेंस। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, फायर इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट। पर आजकल की लाइफ में जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में चल रहा है कि किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है, राइट। तो उसने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी कराई होगी तो उसको जाके एकदम से पैसा इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे वो कार्ड होगा जो कंपनी का, आप जाएंगे अपनी ट्रीटमेंट के लिए, कार्ड देंगे और इंश्योरेंस क्लेम आपको साथ के साथ मिल जाएगा। आप कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा मुझे हार्ट अटैक आएगा, ठीक है। इट इज एन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट की। बेसिकली यहाँ पे हम अगर बात करें तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एसेट। तो जब ह्यूमन एसेट इज ऑल्सो फिक्स्ड एसेट, राइट, तो अगर वो भी लॉस होगा तो इट इज ऑल्सो अ कैपिटल लॉस। तो होपफुली दिस टॉपिक इज क्लियर दैट व्हाट इज डेप्रिसिएशन एंड व्हाट इज कैपिटल लॉस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। उसमें हम एक रिजर्व, एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं। इसमें हम प्रोविजन नहीं क्रिएट करते, हम उस चीज की इंश्योरेंस करा के रखते हैं। मूविंग फर्दर टू द चैप्टर ऑफ मनी। मनी में मैंने आप लोगों को एक टॉपिक कराया था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। उसके साथ की असाइनमेंट आप लोगों ने कर दी है। आज हम बात करते हैं मनी की। तो व्हाट इज द एवोल्यूशन ऑफ मनी? बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस के कारण ही डेफिनेटली मनी का एवोल्यूशन हुआ होगा, क्योंकि बार्टर सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण हमें एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, एक एक्सेप्टेंस मीडियम हमें चाहिए था। तो आज की जो क्लास है हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं मनी, उसकी डेफिनेशन और उसकी टाइप्स, ठीक है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो अब शुरू हो रहा है। तो बेसिकली मनी हैज इवॉल्व्ड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। बहुत सारी जो मनी की स्टेजेस रही हैं वो डिफरेंट रही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली स्टेज की। जब बार्टर सिस्टम था तब कौन सी मनी थी?
तब थी कमोडिटी मनी। कौन सी मनी थी तब? कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी क्या होता है? कमोडिटी मनी वॉज प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम। मतलब जब बार्टर सिस्टम था उस वक्त ये मनी थी। अब कैसे ये कमोडिटी मनी है? यहाँ पे हम इसको कमोडिटी मनी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ कॉमनली एक बेस चाहिए था कुछ भी एक्सचेंज करने के लिए। तो उस टाइम मनी तो प्रॉपरली होती नहीं थी लोगों के पास, तो कौन सी ऐसी चीजें थी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती थी? सो इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, एट द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम दीज थिंग्स were commonly used as a base or as a medium of exchange, जैसे कि पर्ल्स, मोती, हीरे जवाहरात जिसको आप कहते हो, व्हाट एल्स, काउज, ठीक है, लेदर। तो इन चीजों को कॉमन बेस दे दिया गया था कि अगर आप इतना लेदर दोगे तो हम आपको ये चीज दे देंगे, अगर हमें इतने प्रीशियस स्टोन्स दोगे आप तो हम आपको ये चीज इजीली दे देंगे। तो ये थी कमोडिटी मनी, जो बार्टर सिस्टम के टाइम पे चीजों को ही मनी की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं सेकेंड टाइप पे जिसका नाम है मेटालिक मनी। नाम से ही पता लग रहा है मेटालिक मनी में मेटल होगा कि नहीं होगा? तो मेटालिक मनी में क्या होगा? मेटल होगा। अब मेटल कैन बी, बेसिकली यहां पे जो मेटल की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। किसकी बात कर रहे हैं हम? गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर रहे हैं। प्रीशियस मेटल वी कैन टॉक अबाउट, फाइन। तो जो कमोडिटी मनी है वो जब खत्म हुई तो ये वाली मनी आ गई थी विद द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जब पॉपुलेशन हमारी कंट्री में बढ़ गई थी। क्योंकि जो घर खरीदना है, कुछ भी बेचना है, कुछ बोरो करना है, तो ये वाली मनी को लाना पड़ा हमारी कंट्री में। तो दीज वर वाइडली एक्सेप्टेड इन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। इसको लोग इजीली एक्सेप्ट करने लगे। इट वाज ड्यूरेबल एंड इजी टू हैंडल, और इसको हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड भी कर लेते थे। गवर्नमेंट को बस गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन करके रखने पड़ते थे। इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि सेफ नहीं थी ये वाली मनी, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर के चांसेस क्या थे कि चोरी हो सकती है, ठीक है, और हमें गोल्ड रिजर्व्स बहुत सारे मेंटेन करके रखने पड़ते थे। तो इट वाज नॉट सेफ। और जो ये मनी आई थी वो आई थी ड्यूरिंग 1930। जो गोल्ड मनी आई थी हमारी कंट्री में, इट बेसिकली इट वाज डिस्कार्डेड आफ्टर 1930। मतलब 1930 तक ये मनी रही थी हमारी इकोनॉमी में, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, किंग्स एंड क्वींस के टाइम से लेके 1930 तक ये मनी रही। उसके बाद ये डिस्कार्ड हो चुकी थी। उसके बाद मेटालिक मनी एबॉलिश कर दी थी हमारे जितनी भी उस टाइम पे गवर्नमेंट या प्रिंसली कोर्ट्स थे उन्होंने। थर्ड इज पेपर मनी। अब पेपर मनी आ गई थी थर्ड नंबर पे, थर्ड स्टेज पे, जो इसका नाम है पेपर मनी। अब ये पेपर मनी इज योर करेंसी नोट्स, जो आजकल भी चल रहे हैं, ठीक है। जो नोट होते हैं वो छापता कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो कॉइन्स होते हैं वो कौन छापता है? MOF, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये टॉपिक हम कर चुके हैं पहले भी। तो जो गोल्ड एंड सिल्वर था वो ज्यादा ट्रांजैक्शंस को ज्यादा फैसिलिटेट नहीं कर पाया, जिसके कारण हमें RBI को बुलाना पड़ा, और RBI आया तो उसने अपने नोट्स छापने शुरू कर दिए थे, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली पेपर मनी। इसमें कॉइन्स भी हम इंक्लूड कर लेंगे। फोर्थ जो टाइप है, जो स्टेज है मनी की, उसका नाम है बैंक मनी और क्रेडिट मनी। फोर्थ इज बैंक और क्रेडिट मनी। अब ये क्या होती है? What is बैंक मनी और क्रेडिट मनी? बैंक मनी और क्रेडिट मनी एक कन्वीनियंट मनी है जो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक रिलेशनशिप, एक कंसेंट को फॉर्म करती है, जैसे कि चेक्स, ड्राफ्ट्स, प्लास्टिक मनी, ATMs, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स। तो ये जो मॉडर्न हमारा जो एरा चल रहा है 21st सेंचुरी का, इसमें हम कौन सी मनी यूज कर रहे हैं? बेसिकली क्रेडिट मनी या बैंक मनी।
जिसको हम बोलेंगे इन द फॉर्म ऑफ हम चेक्स यूज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हम अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, एटीएम कार्ड्स, ये सारा कुछ हम फॉलो कर रहे हैं आजकल। तो अभी तक का हमारा जो पहला टॉपिक था यही है कि मनी की 4 स्टेजेस हमने पढ़ी। पहली कमोडिटी मनी, जो बाटा सिस्टम के टाइम पे यूज होती थी एज एन कॉमनली एक्सेप्टेड बेस, जिसको लेके आप चीजों को एक्सचेंज करते थे। सेकंड जो हमने पढ़ा था दैट वाज मेटालिक मनी, 1930 तक वो चली। मेटालिक मनी बेसिकली डील्स विद गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। उसके बाद प्रिंसली कोर्ट्स यानी कि राजा और महाराजाओं ने इस मनी को एबॉलिश कर दिया, गवर्नमेंट आ चुकी थी, तो उन्होंने आते ही कौन सी मनी वो लेके आए थे बीच में, हमारी पेपर मनी, दैट इज करेंसी नोट्स, जो कौन छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर कॉइन्स की बात करूं तो वो कौन छापता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सिमिलरली फिर आई क्रेडिट मनी, जो मॉडर्न एरा यानी कि 21st सेंचुरी में यूज होती है। इस मनी में हम अपनी डेबिट कार्ड, अपनी क्रेडिट कार्ड्स, अपने एटीएम्स, वाउचर्स, चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सारा कुछ यूज करते हैं एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द बायर एंड द सेलर। तो दिस वाज मनी। अब हम करेंगे डेफिनेशंस ऑफ मनी। देखो जो डेफिनेशंस हैं वो 4 डेफिनेशंस हैं बेसिकली, बट उन 4 डेफिनेशंस को करने से पहले व्हाट इज मनी? Money is anything which is commonly accepted as a medium of exchange, a unit of value, a store of value and means of standard payments. Common sense. जो बच्चों बाटा सिस्टम की लिमिटेशंस थी उसको आते ही खत्म किसने किया था? मनी ने। तो जो मनी की डेफिनेशन है वो यही बनेगी, इट्स सो कॉमन सेंस दैट इट इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग which is commonly accepted as a medium of exchange, जिसको आप as a medium of exchange यूज करते हो। हमारी क्लास में एक प्रिंस है, उसको तो रोड पे भी ड्यूरिंग कोरोना वायरस मनी मिली एंड ही यूज्ड इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप उसको यूज कर सकते हो, एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू किसी भी चीज को आप मनी में आज की डेट पे वैल्यू कर सकते हो। कार इज वर्थ ₹5 lakhs। अ स्टोर ऑफ वैल्यू, आप मनी को स्टोर करके रख सकते हो, वो डिटीरियोरेट नहीं होगी, एज जो गुड्स में खराबी हो सकती थी वो मनी में नहीं होगी। एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, कि आप उस मनी से अगली फ्यूचर पेमेंट्स इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सहजपाल ने अगर बीकॉम करने के बाद बाहर जाना है तो अगर लोन ले रहा है तो वो लोन कैसे उतारेगा? मनी से उतारेगा। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन ऑफ मनी। अब हम चलते हैं इसकी जो मेन 4 डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन है लीगल डेफिनेशन। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन कम्स आउट टू बी अ लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। नाउ व्हाट इज लीगल? लीगल मींस व्हिच द लॉ डिफाइंस। लीगल का मतलब क्या होता है? जो इलीगल नहीं है, जो कानून के अकॉर्डिंगली ठीक है। तो लीगल मनी पहली डेफिनेशन हम करेंगे। Now what is legal money? Let's start. According to this definition, money is what the law says it is. Money is what the law says it is. ठीक है, जो लॉ ने बोल दिया वो मनी है। It means anything will be called as a money if the law proclaims it to be money. अगर लॉ ने कल को ये बोल दिया कि हम कार को मनी बोलेंगे, अगर हम ये बोल दें कि कार एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होने लग जाएगी कंट्रीज में, तो यस वी हैव टू एग्री विद दिस दैट कार इज अ मनी। कोई भी चीज अगर लॉ ने बोल दी कि ये आज से मनी है तो वो मनी है। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी कैन अनाउंस एनी टाइम, आज रात 12 बजे के बाद ये घोषित किया जाता है कि जो कार है वो मनी है, तो यस यू हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज लॉ इज सेइंग इट टू बी अ मनी। तो आपको वो चीज माननी ही पड़ेगी। बहुत सारी चीजें आप मान ही रहे हो वैसे। इट विल बी कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। लोग उसको यूज करेंगे एज अ मेजर ऑफ वैल्यू क्योंकि उसके पास एक लीगल टेंडर पावर है। कौन सी पावर है? लीगल टेंडर पावर। ये इसका कीवर्ड है लीगल मनी का, कि इट इज अ लीगल
टेंडर पावर, क्योंकि आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज को अच्छे से मानता है, लॉ मान रहा है उसको। तो अगर हम बात करें व्हाट इज लीगल टेंडर पावर और व्हाट इज लीगल टेंडर मनी, यू कैन से दैट, मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं अपनी लायबिलिटीज को उतारने में। इसका बेसिक मतलब क्या होता है, लीगल टेंडर पावर मींस वी कैन यूज इट टू रीपे आवर डेट्स। डेट्स मींस लायबिलिटीज, जो पैसा आपने किसी को देना है आप उसको दे सकते हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उस चीज को। तो बेसिकली इसको हम इकोनॉमिक्स की टर्म में फियाट मनी भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट के, फियाट मनी, FIAT, फियाट मनी। अगर मैं बात करूं लीगल टेंडर कॉइन्स की, तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा जो इंडियन करेंसी में कॉइन आया है, अभी प्रॉपर्ली लॉन्च नहीं हुआ है, 1000 रुपीज तक का कॉइन आ चुका है, आरबीआई ने बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को परमिशन दे दिया उसने। तो मतलब ये यहीं तक एक्सेप्टेड है। इसके ऊपर का कॉइन अगर वो बना देंगे तो इट विल बी अ लॉस आल्सो, क्योंकि उसको चोरी होने का डर ज्यादा रह जाएगा। तो लीगल टेंडर कॉइन्स या लीगल लिमिटेड टेंडर कॉइन्स का मतलब होता है कि जो एक लिमिटेड है। तो ये जो इंडियन करेंसी 1000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन हम बना रहे हैं, उसको हम बोलेंगे लिमिटेड लीगल टेंडर। क्या बोलेंगे? LLT, दैट इज लिमिटेड लीगल टेंडर। और अनलिमिटेड क्या होगा? जैसे करेंसी नोट्स which can be accepted amount up to any amount. For example, all currency notes have unlimited legal tender, as all currency notes can be used to make payments of unlimited amount. तो एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, दैट इज ULT। यहां पे हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज पेपर नोट्स। छापते हो ना आप लोग, 2000 रुपीज का भी नोट आ गया ना, गवर्नमेंट छाप ही रही है ना उसको भी, तो ये हो जाएगा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। समझ आ गया? तो अभी तक हमने पढ़ा क्या है, फर्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट इज लीगल मनी। लीगल मनी में हमने दो चीजें कवर अप की कि जो उसको लॉ कह देता है, इट कैन बी लिमिटेड लीगल टेंडर, इट कैन बी अनलिमिटेड लीगल टेंडर। जो लिमिटेड है उसके अंदर आ जाएंगे कॉइन्स, और जो अनलिमिटेड है उसके अंदर आ जाएंगे पेपर नोट्स। और लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, या लीगल टेंडर पावर क्या होती है, कि जिससे आप अपनी लायबिलिटीज को इजीली पे कर सकते हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर कल को गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि ये पर्टिकुलर चीज मनी का काम करेगी, तो आपको वो चीज माननी पड़ेगी, उसको आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो। और इसको हम एक और नाम दे देंगे, दैट इट इज आल्सो नोन एज फियाट मनी, मतलब विच इज इश्यूड ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन लीगल टेंडर मनी, इसी का पार्ट है वो भी, नॉन लीगल टेंडर मनी। अब नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होगी? अभी तक हमने लीगल टेंडर पढ़ा है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। सो दिस इज ऑप्शनल मनी, इट कैन बी यूज्ड एज द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई, है ना। अब मान लो मैंने आपसे फीस ली, इट इज इन द फॉर्म ऑफ चेक्स। अब एक बच्चे ने मुझे जो चेक दिया है उसकी पोस्ट डेट डाल दी, मतलब अभी जैसे चल रहा है अप्रैल, ड्यू टू कोरोना वायरस उसने मुझे फीस में डेट डाल के दे दी, सपोज 15 जून। तो एक ट्रस्ट बिल्ट हो गया, एक कस्टमर रिलेशनशिप बन गया डेटर और क्रेडिटर का, कि यस ऑन 15 जून जब मैं वो चेक बैंक में प्रेजेंट करूंगा तो मुझे उसके पैसे उसके अकाउंट में से ट्रांसफर होके मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ऑप्शनल मनी है। हाँ, इसके लिए लॉ जरूर लीगल है कि अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो आई कैन स्यू दैट पर्सन टू द जेल। इट्स अ रूल कि हम उस बंदे को जेल तक घसीट के लेके जा सकते हैं। वी कैन एनफोर्स दैट पर्सन इनटू द imprisonment and a fine also with interest. So that is a different thing. But non-legal tender money basically means which is accepted on the basis of trust.
किसके बेस पे बनती है? ये ट्रस्ट के बेस पे बनती है, जैसे कि चेक्स हो गए, ड्राफ्ट्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ इज ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स, इसको हम डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि क्यों इसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट डेफिनेशन इसकी की है, दैट इज लीगल मनी। तो लीगल मनी क्या होती है? जो लॉ कहता है वही लीगल मनी होती है। ये लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है, और ये लीगल तो है ही है। इसका सेकेंड एस्पेक्ट क्या है? नॉन लीगल टेंडर मनी। और नॉन लीगल टेंडर मनी का नाम इकोनॉमिक्स में होता है फिड्यूशरी मनी। Fiduciary money is the money which is accepted as a medium of exchange on the basis of trust between the two parties, the seller and the buyer, depending upon the relationship they are building of a debtor and a creditor. Example, checks, drafts, bills of exchange. तो अगली टाइप पे चलते हैं हम। सेकेंड इज फंक्शनल डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन हम करेंगे फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। दिस इज वेरी इजी। The second definition is functional definition of money. So let me start with it. नाम क्या है इसका? functional definition. तो इसमें आ जाएंगे functions of money. अब functional definition में आ जाते हैं functions of money. क्या क्या functions है money के? It acts as a medium of exchange. It can be accepted by everyone. Example, prince can also accept the money in the time of coronavirus from the roads also. Similarly, measure of value. किसी भी चीज को आप वैल्यू करना चाहते हो in terms of money. Similarly, आप deferred payments कर सकते हो, मतलब future payments कर सकते हो. Store of value, आप मनी को स्टोर करके रख सकते हो। तो ये वही हुआ ना जो चार हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, बार्टर सिस्टम की, जिसको मनी ने खत्म किया। तो वही चारों चीजें इसमें आ जाएंगी। तो जनरल एक्सेप्टेंस क्या है इस डेफिनेशन की? दैट इट इज अ यूनिट ऑफ वैल्यू, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ डेफर्ड पेमेंट सोर्स, इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसी में कॉइन्स भी आ जाएंगे, पेपर करेंसी भी आ जाएगी, चेकेबल डिपॉजिट्स भी आ जाएंगे। मतलब फंक्शनल डेफिनेशन में जो जो एक्सेप्ट होता है हमारी कंट्री में, करेंसी इन टर्म्स ऑफ notes, currency in terms of coins, and checkable deposits. Checkable deposits means जो deposits आप अपने banks में जमा करते हो। अब मैंने बताया था डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। डिमांड डिपॉजिट्स, डीडी, जैसे मान लो कुणाल ने अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए, सपोज 10,000 रुपीज। वो पैसा उसी का एज अ सेविंग उसने जमा किया। कल को जब भी ये बैंक के पास जाएगा और कहेगा मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो वो दे देगा ना उसको पैसे वापस, क्योंकि वो उसके हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? डिमांड डिपॉजिट, कि जब भी आप उसको डिमांड करोगे वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो दिस इज डिमांड डिपॉजिट्स, कि जो आपने डिमांड की यू विल गेट इन रिटर्न। तो जब भी बैंक के पास आप जाके अपना पैसा मांगोगे वो आपको देगा, उसकी लायबिलिटी है, आपकी एसेट है। आपने जो अपनी सेविंग्स करके रखी हैं वो उस बैंक के लिए लायबिलिटी होगी और वो बैंक आपको वापस कर देगा। तो कभी भी कस्टमर्स डिमांड कर सकते हैं पैसे की, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? डिमांड डिपॉजिट्स। लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द थर्ड कैटेगरी ऑफ डेफिनेशन, दैट इज नैरो वर्सेस ब्रॉड मनी। तो थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा नैरो और ब्रॉड फंक्शन ऑफ मनी। अब नैरो मनी क्या है और ब्रॉड मनी क्या है? लेट्स डू दैट। नैरो वर्सेस ब्रॉड मनी। हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में वर्ड बहुत बार यूज करते हैं। हम कहते हैं वो बहुत नैरो माइंडेड है, और एक किसी की तारीफ करते हैं तो कहते हैं बहुत ब्रॉड माइंडेड है ना, ओपन माइंडेड, खुली सोच वाले लोग। ओके, तो नैरो मनी क्या होती है? नैरो मनी बेसिकली मींस कॉमनली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है,
इसमें करेंसी डिमांड डिपॉजिट्स ही आएंगे सिर्फ, मतलब एज अ मनी आप क्या कर रहे हो, ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम मनी को सिर्फ क्या मान रहे हैं, एज अ मनी फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, की मनी तो वो चीज है जो एक्सचेंज करने के काम आएगी चीजें को, दैट इज करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। आई विल कॉल इट एज सी प्लस डी। करेंसी मीन्स current notes and coins which are prevailing in the market. But what is broader category? अब broader category क्या कहेगी, मनी क्या होती है? Anything which has a high degree of monies, high degree of money, मतलब store of value, मतलब savings in the economy, मतलब सेविंग्स होंगी तभी क्या होगी, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी, तभी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे। तो अगर मैं ब्रॉड डेफिनेशन की बात करूं ना, तो ब्रॉड के डेफिनेशन में क्या क्या आता है, करेंसी प्लस डीडी प्लस एसडी प्लस टीडी। Currency means coins and notes, currency notes. DD is demand deposits that I told you. What is SD? S stands for saving deposits. मतलब जो पैसा आप लोगों ने सेव करके रखा है अपने बैंक्स में, अपने घरों में, वो आ जाएगा। और TD basically means time deposits. टाइम डिपॉजिट्स मतलब कुछ टाइम के लिए आप पैसा अपना जमा कराते हो, जैसे कि आप FD कराते हो, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं ना बैंक्स में, कि इतने टाइम तक आप वो पैसा विड्रॉ नहीं करोगे। आप रेकरिंग डिपॉजिट कराते हो। रेकरिंग डिपॉजिट बेसिकली होता है कि हर महीने आपको इतना पैसा जमा करवाना ही करवाना पड़ेगा अपने अकाउंट में, उसके कारण जो सेविंग्स हैं वो आपकी बढ़ेंगी, और जो बैंक्स के पास सेविंग आएगी वो इन द टर्म्स ऑफ लोन्स मार्केट में लोगों को देंगे। उस लोन से हमारी मार्केट में क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट। हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी तो जीडीपी पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, जीडीपी ग्रो करेगा, नई फैक्ट्रीज खुलेंगी, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो नैरो का तो मतलब सिंपल सा था, मनी मींस मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट ब्रॉड माइंडेड मींस बहुत खुली सोच वाली डेफिनेशन है इसकी, कि मनी इज नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट हैज अ हाई पावर, हाई डिग्री ऑफ मनी. It can be used to increase the GDP level, to increase the standard of living, to increase the loan supply in the economy, to increase the number of factories in the economy, to increase the GDP level of the economy, to increase many more things in the economy. That means not only the narrow definition, it includes the broad definition as well. So DD means demand deposit, SD means saving deposits, and TD means term deposits, or we can also say at time deposits, that is fixed deposit, recurring deposit. और ये सिर्फ बैंक्स में नहीं होते, ये POs में भी होते हैं ना. What is POs? POs basically means post offices. तो इक्वेशन क्या बन गई? C plus DD plus SD plus TD. फोर्थ डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो दैट इज मनी सप्लाई. वैसे ये डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा, बट फिर भी चलो मैं बता देता हूं व्हाट इज मनी सप्लाई. मनी सप्लाई बेसिकली मींस टोटल स्टॉक ऑफ मनी. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मनी सप्लाई. मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी. मनी सप्लाई मींस टोटल स्टॉक ऑफ मनी. टोटल स्टॉक ऑफ मनी का मतलब हुआ कि जो मनी पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो चुकी है ना. अब इकोनॉमी में सर्कुलेट कैसे हुई है, सर्कुलेशन में कैसे आई है गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में. मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री इंप्लाइज द स्टॉक ऑफ मनी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम ऑन अ स्पेसिफिक डे विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस. तो इसको हम ट्रांजैक्शन मनी भी बोल सकते हैं. Transaction money is a money or a circulated money in the economy on a specified period of time, जिसको हम specified period of time, specified day पे नोट करते हैं. जैसे करेंसी हो गई, पेपर मनी, कॉइन्स, पब्लिक प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बिजनेस फर्म्स, ठीक है, जो बैंक्स के अलावा हुई, जो हमारे घरों में पड़ी है, जो हमारी सेविंग्स हैं. और नेट डिमांड डिपॉजिट्स, जो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे पड़े हैं, कि जितना उन्होंने एज अ डिमांड डिपॉजिट अपने पास मेंटेन करके रखना होता है कि कल को कोई भी बंदा आके अपनी मनी वापस हमसे
ले सकता है। तो विद दिस योर सेकेंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज ऑल्सो ओवर, दैट इज व्हाट इज मनी एंड व्हाट आर इट्स स्टेजेस ऑफ मनी एंड व्हाट आर इट्स डेफिनेशंस ऑफ मनी। तो अगर मैं बात करूं मेजर ऑफ मनी सप्लाई की, तो बेसिकली हम इसको डिनोट करते हैं M1, M2, M3, M4 से। ये मैं आपको असाइनमेंट में सेंड करूंगा, आपको सिर्फ इसका मतलब समझना है, इसको लर्न करना है, और पेपर में आ सकता है व्हाट इज M1, व्हाट इज M2, व्हाट इज M3, व्हाट इज M4, that I'll send you. Till then, just revise the topic and learn it. Thank you.